इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में एक गलत फैसला ले लेते हैं, जिसकी वजह से वह खुद मुसीबत में पड़ जाते हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र भरी फैसला लेती है कि ताकि उसकी ज़िंदगी बड़े ऐशो आराम से चले, लेकिन वह मुसीबत में खुद पड़ जाती है, जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार तक तबाह हो जाता है। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तय तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए, पहली बार आए हुए हैं, एक बार जाकर आप अपने नहीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट के नाते यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक मुंबई के, और उसी में एक ठाणे जाना माना शहर पड़ता है, और ठीक उसी का कल्याण रेलवे स्टेशन पड़ता है, और ठीक उसी में यशवंत अपार्टमेंट पड़ता है। उसी अपार्टमेंट के रहने वाले होते हैं जगदीश सालूखे, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है। उसकी अपनी पत्नी भी होती है वैशाली सालूखे, जिसकी उम्र 23 साल के आसपास होता है। वहीं पास ही अंबरनाथ पड़ता है, और वहीं फार्मास्यूटिकल एक कंपनी पड़ता है। उसी में जाकर जगदीश सालूखे जो होता है नौकरी किया करता था। जगदीश का एक अपना बड़ा भाई होता है कंचन सालूखे, वह भी उसी कंपनी में जॉब किया करता था। जगदीश और साथ में इधर वैशाली का जो ज़िंदगी होता है खूबसूरत तरीके से चलने लग जाता है, क्योंकि अभी शादी के मात्र 3 ही महीने बीते हुए थे कि तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 6 मार्च साल 2019 का ही। अब रात का लगभग 11 बजे का आसपास टाइम होता है। तो उसी वक्त वैशाली जो होती है, इधर जगदीश के ही मामा होते हैं नंदलाल सोजड़े, उन्हीं के पास इधर वैशाली फ़ोन करती है। काफ़ी हाँफते हुए लफ्ज़ों में कहने लग जाती है कि मामा जी, हमारे घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है। हमारे पति की बेरहम तरीके से उन्हीं चोरी के द्वारा हत्या की जा चुकी है। यह बात जैसे ही इधर नंदलाल सोजड़े सुनने के बाद सन्न सा रह जाते हैं, ना कुछ सोच पाते हैं, ना कुछ अब समझ पाते हैं। तुरंत अपने घर से निकल कर वहीं जाने के लिए फ़ैसला लेते हैं, लेकिन उससे पहले अपने बड़े भांजे इधर कंचन सालूखे के पास फ़ोन करते हैं, एक एक बात की जानकारी दे देते हैं। लेकिन कंचन जैसे ही अपने छोटे भाई के बारे में इस तरह की जानकारी पाता है, वह भी सन्न सा रह जाता है। लेकिन कुछ ही मिनट बीतते हैं, इधर नंदलाल और साथ में कंचन दोनों मिलकर जगदीश सालूखे के कमरे में दाखिल होते हैं। देखते हैं पूरे कमरे का जो सामान होता है इधर उधर बिखरा हुआ था, और साथ में वैशाली अपने पति इधर जगदीश को पकड़कर दहाड़े मारकर चीख चिल्ला रही होती है। वहाँ खड़े जितने भी लोग होते मौके पर, उन्हीं में से अफरा तफरी मचना शुरू हो जाता है। तभी उसी इलाके में इसकी खबर जब पहुंचती है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं तुरंत उस कमरे में और इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद भीड़ सी लग जाती है, लेकिन उन्हीं में से जो व्यक्ति होते वह व्यक्ति उसी समय एक टेम्पो लेते हैं। टेम्पो लेने के बाद इधर गुलाब राव पाटिल के ही दवाखाने ले जाते हैं, लेकिन वहाँ के द्वारा उनको अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसमें रेफ़र करवा दिया जाता है। लेकिन वहाँ के जब डॉक्टर इधर जगदीश की हालत को देखते हैं, देखकर इस मामले को गंभीर समझते हैं, और तुरंत वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं और उसी वक्त रुक्मणी बाई के अस्पताल में जगदीश सालूखे को रेफ़र करवा देते हैं। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं जैसे ही जगदीश सालूखे का इलाज करना शुरू कर देते हैं, तो देखते हैं उनकी तो पहले ही मौत हो चुकी है, इसीलिए उनको तुरंत उसी वक्त मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन वहाँ के डॉक्टर के द्वारा इसकी जो सूचना होता है कंट्रोल रूम को दी जाती है, और कंट्रोल रूम इसकी सूचना अकोल सेवड़ी पुलिस थाने में दे देती है। लेकिन वहाँ के एएसआई अधिकारी एसएस ताड़वी होते हैं, वह भी खबर पाते इस मामले को काफ़ी गंभीर समझते हैं। इसकी जो सूचना होता है उसी वक्त अपने से बड़े अधिकारी को भी भेजवा देते हैं, और एक टीम लेते हैं जो सिपाही को लेकर, और उसी वक्त इधर रुक्मणी बाई के अस्पताल में पहुँच जाते हैं, अंदर दाखिल हो जाते हैं। वह भी नज़ारा देखते हैं, समझ जाते कि मामला क्या था। लेकिन वहाँ पर खड़ी इधर जगदीश की अपनी जो पत्नी होती है वैशाली,
ये देख का हालत ये अधिकारी जो होते हैं अंदाज़ा लगा बैठते हैं कि मामला काफ़ी गंभीर है, इसीलिए यहाँ पूछताछ करना जो होता है हमारे लिए सही नहीं लग रहा है। पुलिस की टीम वहाँ खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं लगभग कुछ पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद कुछ मिनट बीतता वहाँ बड़े अधिकारी भी आ जाते हैं। वह भी मौके का मुआयना करते हैं और वहीं पंचनामा भरते हैं जगदीश सालुखे की बॉडी को और वहीं पोस्टमार्टम के लिए भिजवा भी देते हैं। पुलिस की टीम थाने लौट आती है। लौट जाने के बाद पुलिस की टीम इधर इस घटना को खुलासा करने के लिए एक टीम का गठन करवा लेती है और टीम लेकर उसी वक्त जगदीश सालुखे के अपार्टमेंट पहुंचती है। लेकिन वहां पर देखा जाता है जगदीश सालुखे की अपनी जो पत्नी होती है उसकी हालत काफ़ी बद से बेहतर हो चुकी होती है। कुछ महिला कांस्टेबल भी होते हैं इधर वैशाली को समझा बुझाकर पूछताछ जब शुरू कर देती हैं तो वैशाली पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब आज शाम के ही टाइम में हमारे घर में साग सब्जी पूरी तरह से ख़त्म हुआ पड़ा होता है, तो हमारे जो पति होते हैं वह शाम के टाइम घर वापस ज़रूर आ जाते थे ड्यूटी कर और उन्हीं के पास हम फ़ोन करते हैं सब्जी लाने के लिए, लेकिन कुछ ही मिनट बीतता है वह घर पहुंचते एकदम खाली हाथ। तो हम तुरंत जो होता है बाज़ार जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तैयारी कर निकल भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही साहब कुछ घंटे बीतते हैं तो घर लौटते हैं, दरवाज़ा खुला होता है, अंदर दाखिल होते हैं। अपने पति के इस अवस्था को देखकर साहब ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। लेकिन साहब हमारे घर में हमारे कुछ शादी के गहने होते हैं वह भी चोरे हुए पड़े हुए होते हैं। वैशाली की इस बात को वहाँ थाना प्रभारी भी सुनते हैं, इंस्पेक्टर भी सुनते हैं। सुनकर अपने हिसाब से कमरे का भी निरीक्षण करते हैं, जांच पड़ताल किया जाता है और वैशाली के तहरीर पर धारा 174 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और इस केस की जांच पड़ताल के लिए पुलिस की जो टीम होती है अब लग भी जाती है। लेकिन वहाँ अपार्टमेंट के लोगों से पुलिस की टीम जो पूछताछ करती है उससे चौंका भी जाती है बात सुनने के बाद, क्योंकि पता चलता है कि इधर वैशाली और जगदीश के बीच कई बार झगड़े तकरार तक हुए हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि इसमें पारिवारिक कला है, लेकिन यह कला आगे मुसीबत बन जाएगी, लेकिन पुलिस यह नहीं समझ पाती है। इसीलिए पुलिस की टीम यह जानने के लिए भी लग जाती है कि आखिर इनके हत्या का कारण क्या हो सकता है, कि चोरी का मकसद क्या हो सकता है। तभी पुलिस के सामने जगदीश सालुखे का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाता है, जिससे पुलिस पूरी तरह से चौंक सी जाती है, क्योंकि उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है जगदीश सालुखे की जो मौत हुई है वह सांस फूलने की वजह से हुई है। अब इसीलिए पुलिस के जो शंका होता है सीधा का सीधा जगदीश की पत्नी वैशाली के ऊपर चला जाता है। इसलिए पुलिस की एक टीम होती है, गठन कर लेती है और लेने के बाद वैशाली के पास जाती है, अपने गिरफ्त में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन वैशाली से जब पूछा जाता है तो पहले पुलिस को देख कर इधर उधर की बातें करती है, लेकिन पुलिस समझ जाती है कि वैशाली हमसे पूरी तरह से सच्चाई छुपा रही है। कुछ महिला कांस्टेबल तगड़ी होती हैं और वैशाली के ऊपर जैसी शक्ति दिखाती है, क्योंकि वैशाली कोई ऐसी शातिर मुजरिम थी नहीं जो पुलिस के सामने ज़्यादा देर अब टिक सके और अपने हाथों से किए हुए अपने पति की हत्या का जुल्म कबूल कर लेती है। लेकिन जो सच्चाई रखती है इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है। असल में मुंबई प्रदेश का जाना माना शहर पड़ता है जलगांव और ठीक उसी का ही एक तालुका रावेर पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं गोकुल सालुखे। उनके अपने 2 बेटे होते हैं, बड़ा बेटा होता है कंचन सालुखे और छोटा बेटा होता है जगदीश सालुखे। गोकुल सालुखे का अपने ही पास एक मार्केट था, उसी मार्केट में उनका खुद का एक सैलून होता है। उसी के बदले अपने दोनों बच्चों को जो पढ़ाई होता है तो तरीके से भी करवाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो बड़ा बेटा होता है कंचन जैसे ही पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसी वक्त फैसला लेता है। फैसले लेने के बाद उसके हिसाब से उसकी शादी भी कर दी जाती है और शादी के कुछ साल बाद वह अपने परिवार को जिम्मेदारी को जब समझता है तो अपने परिवार से इजाज़त लेकर तुरंत ही अब कल्याण के ही कोल सेवड़ी पहुंच जाता है और वहीं रहना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ अब गोकुल सालुखे के जो अपना छोटा बेटा होता है, इधर जगदीश सालुखे जो होता है जब पढ़ाई पूरी कर लेता है उसका अपने काम में मन नहीं लगता है, जिसकी वजह से गोकुल सालुखे का जो सपना होता है पूरी तरह से अधूरा रह जाता है। क्योंकि उनकी एक सोच होती है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी खासी नौकरी करेगा और अपनी ज़िंदगी जल्द जल्द संवार लेगा। लेकिन इधर जगदीश जो होता है अपने पिता की बातों पर नहीं चलता है और जगदीश कुछ दिन तो साथ रहता है, लेकिन वह फैसला लेता है कि हम भी अपने भाई कंचन के पास जाएंगे और फैसला लेने के बाद तुरंत ही निकल जाता है और अपने बड़े भाई इधर कंचन के पास जाकर अब रहना शुरू कर देता है। लेकिन कंचन के ही बदौलत जो होता है जगदीश की जो नौकरी
वहीं पास अंबरनाथ की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, उसी में जाकर जगदीश की अब नौकरी लग जाती है। और जगदीश सुबह 9 बजे निकलता तो शाम को कभी 5 बजे और कभी 6 बजे अपने कमरे पर लौट पाता। लेकिन धीरे धीरे जगदीश सालुखे की जो ज़िंदगी होता है उस कंपनी की बदौलत अब चलने लग जाता है। जब ठीक ठाक पैसे आने लग जाते हैं तो गोकुल सालुखे भी सोच लेते हैं कि अपने बेटे के अब शादी करवा दिया जाए, और तभी खूबसूरत लड़की की तलाशी भी करते हैं, अपने हिसाब से जांच पड़ताल करते हैं, रिश्तेदारों की मदद लेते हैं। और तभी रिश्तेदारों के द्वारा पता चल जाता है कि ठीक इसी कल्याण के ही इलाके के रहने वाले एक राज ठाकरे हैं, उन्हीं की अपनी बेटी है वैशाली ठाकरे। देखने में खूबसूरत भी है और चंचल भी है। इधर जगदीश जैसे ही पहली नज़र में अब जाकर वैशाली को देखता है तो वहीं दीवाना हो जाता है और उसी दिन से ठान लेता है कि हमें शादी करना है तो सिर्फ वैशाली से करना है। लेकिन इस बात की जो भनक होता है यहाँ जाकर गोकुल सालुखे के भी लग जाता है। लगने के बाद जो था उसी समय रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं और जाकर इधर वैशाली का एक अपना भाई होता है, लेकिन उसके पिता इस दुनिया में होते नहीं हैं, बल्कि उसकी अपनी माँ होती है, राजेश ठाकरे होता है। राजेश ठाकरे के पास जाकर अब गोकुल सालुखे बात करते हैं तो राजेश जो होता है उस समय अपनी बहन की शादी के लिए हामी भर लेता है, क्योंकि उसकी बहन जो था उसके घर में रहकर एक मोड़ बनी हुई थी। और जब देखता है कि हमारी बहन अब शादी के दहलीज पर पहुंच गई है तो गोकुल से बात कर अब जगदीश के लिए रिश्ते की हामी भर लेता है। और जगदीश और साथ में अब वैशाली की जो शादी होती है तौर तरीके से कराने के लिए रीति रिवाज के तहत सबसे पहले जो होता है इधर जाकर सगाई भी हो जाती है, लेकिन शादी का डेट भी पड़ जाता है। लेकिन सगाई के बाद जो होता है अब इधर वैशाली और जगदीश दोनों फ़ोन पे बात करना अब शुरू कर देते हैं। और यहाँ तक कि घूमना फिरना और साथ में टहलना फिरना और अपने शौक़ पूरा करना दोनों शुरू कर देते हैं। लेकिन दोनों के शौक़ पूरा करते करते और टहलते घूमते लगभग 6 महीने का वक्त अब बीत जाता है। लेकिन तभी वैशाली को एक भनक लगता है, ना कुछ सोचती है ना कुछ समझती है कि आखिर हमारा जो पति है हमारे सपने के हिसाब से खरा नहीं उतर पाएगा, क्योंकि उसके जो शौक़ हैं एकदम सीधे स्वभाव के हैं, बल्कि हीरो पति वाला शौक़ नहीं है, ना उसके किसी से अपने हित व्यवहारियों से ज़्यादा लेन देन है। वैशाली को यह बड़ा अचंभा लगता है, इसीलिए वैशाली सोचती है क्यों ना अपने इस नई शादी को तोड़ दिया जाए। और उसी समय जब फैसला लेती है, शादी से लगभग 20 दिन पहले जो था मुंबई के दादर के ही रेलवे स्टेशन के पास इधर फ़ोन करके जगदीश सालुखे को बुलाती है वैशाली। तो वहीं बात करती है और अपनी दिल की बात बड़ी बेधड़क तरीके से कह देती है कि देखो जगदीश, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हिसाब से हमारे पति तुम बनने लायक हो नहीं और हमारे सपने सजाने लायक हो नहीं। यह बात जैसे ही जगदीश सुनता है तो ऐसे लगता है कि जगदीश के पैरों नीचे से ज़मीन सी खिसक गई है। तो जगदीश कह देता है कि देखो वैशाली, काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि हमारे नात रिश्तेदारों में हमारी शादी का कार्ड अब बच चुका है, आखिर अब हम कर भी कुछ नहीं सकते हैं। लेकिन वैशाली जो होती है जगदीश को काफ़ी तौर तरीके से समझाती है। लेकिन वहीं से जगदीश जब घर वापस आता है तो इसकी जानकारी अपने पिता गोकुल को दे देता है। अब खबर पाते हैं तो आप इस तरह से रह जाते हैं। लेकिन इधर इसकी जानकारी अब जाकर राजेश ठाकरे को लग जाता है और ख़बर पाता है तो अब बड़े ही सख्ते में आ जाता है। तो अपनी बहन को अपने पास बुलाता है, तौर तरीके से पहले डांट फटकार लगाता है, लेकिन तब वह जाकर अपनी गलती स्वीकार भी कर लेती है और तुरंत अपने भाई की बात मान लेती है और जगदीश से शादी के लिए हामी भर लेती है। लेकिन जब दूसरी तरफ इधर जगदीश को पता लगता है कि शादी के लिए दोबारा तैयार हो गई है तो उस समय काफ़ी वह भी सख्ते में आ जाता, सोचने लग जाता कि आखिर हमारे साथ कहीं हो सकता आगे चलकर कोई अनहोनी हो जाए। और उसी की वजह से और इसीलिए राजेश के पास जाता है। जगदीश जाने के बाद वहीं एक लिखित पत्र लिखवा लेता है कि आगे अगर कुछ भी होता है वैशाली के साथ तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। उसका भाई जो होता है इसमें सहमति दे देता है और इधर शादी के लिए अब तैयारी चलना अब शुरू हो जाता है। और वैसे चलते चलते अब कुछ महीने जब बीत जाते हैं तो शादी का जो प्रोग्राम होता है पूरी तरह से और सर पर आ चढ़ता है, जिसकी वजह से इधर वैशाली भी काफ़ी चिंता में हो जाते कि आखिर अब इस शादी को तोड़ा कैसे जाए। तभी वैशाली को लगने लगता है अगर शादी का डेट थोड़ा आगे कर दिया जाए तो हो सकता है कुछ समझने में समय मिल जाएगा। तभी वैशाली जो होती है दोबारा अपने ही पास एक होटल में बुलाती है और जगदीश आता तो कहने लग जाती है कि देखो जगदीश, हम तुमसे अभी शादी नहीं कर सकते, हमें कुछ टाइम चाहिए, हम चाहते हैं ब्यूटिशियन का कोर्स किया जाए और जाकर अपनी ज़िंदगी वहीं से संवारे।
लेकिन जब यह बात जगदीश सुनता उसी समय सन्न से रह जाता, कहने लग जाता है इस बात की जिक्र तुम्हें जाकर अपने भाइयों से करना चाहिए। हमारे सामने यह बात ना रखो, नहीं तो हमारे लिए आगे मुसीबत पड़ सकती है। और वहाँ बिना कुछ कहे जो होता है जगदीश भन्ना कर अपने घर चला जाता है। लेकिन इधर वैशाली जब अपने घर जाती है पूरी रात करवटें ले लेकर अपने शादी के ख्यालों में खोई रहती है कि आखिर शादी के बाद हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी, क्योंकि शादी लायक जगदीश हमारे लिए परफेक्ट है और पति नहीं बन रहा है। लेकिन जब पूरी रात बीतता है तो इधर वैशाली की कुछ अपनी सहेलियाँ होती हैं। वह सहेली वैशाली से एक बैचलर पार्टी मांगती है, लेकिन उसी पार्टी मांगने के तहत यह वैशाली सोच बैठती है क्यों ना एक ऐसा षड्यंत्र रचा जाए जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से अब जगदीश का ठिकाना लग जाए। और तभी शादी से मात्र 3 से 4 दिन पहले जो होता है वैशाली अपने ही पास एक होटल, उसी होटल में एक बैचलर पार्टी रखती है और जगदीश को भी न्योता दे देती है। और जगदीश वहाँ पहुँचता है लेकिन मन गिराकर उस पार्टी में शामिल होता है। लेकिन जैसे ही पार्टी ख़त्म होता है तो इधर जाती है वैशाली, एक टिफ़िन लेते उसी टिफ़िन में काफ़ी खाना पैक कर देती है। वह टिफ़िन बड़े प्यारे लफ्ज़ों में ले जाकर जगदीश के हाथों में पकड़ा देती, कहने लग जाती घर जाकर तुम आराम से का खाना खा लेना। और जगदीश लेकर अपने कमरे में जब पहुंचता है तो टिफ़िन को खोलता है, उसमें बड़ी तेज़ गंध आ जाती है। वह समझ जाता है कि इसमें कोई विषैला पदार्थ है। लेकिन इधर थाने में जब पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है सही में उस टिफ़िन में एक विषैला पदार्थ मिला होता है। अगर वह खाना का जो सेवन होता जगदीश करता तो उसकी हमेशा हमेशा के लिए मौत हो ही जाती। लेकिन वहाँ जगदीश जब टिफ़िन को खोलता तो गंध आती, वह समझ जाता है कि इसमें कुछ विषैला पदार्थ मिला हुआ होगा और टिफ़िन को वहीं उसी समय ले जाकर किचन में डंप कर देता है। लेकिन परिवार वालों को सूचना भी लगता है, लेकिन परिवार वाले में जो इधर राजेश ठाकरे होता है तुरंत अपनी बहन की शादी करवाने के लिए जब फैसला लेता है और ठीक जाकर इधर वैशाली और जगदीश सालोखे की जो शादी होता है 29 दिसंबर साल 2018 के रीति रिवाज के तहत, रस्म रिवाज के तहत करवा दिया जाता है। खूबसूरत पत्नी पाकर अब जगदीश भी खुश हो जाता है और लेने के बाद अपने भाई के लिए हुए उसी अपार्टमेंट रहना शुरू कर देता है। लेकिन जब रहते ही कुछ महीने जब बीतते हैं तो दोनों को बड़ा ही खूबसूरत ज़िंदगी लगने लग जाता है। जगदीश सोच लेता कि वैशाली के जो पुराने किए हुए कर्म होते हैं वह हो सकती है भूल गई हो। लेकिन वैशाली जो होती है अपने मन में अपने पति स्वीकार करने के लिए जगदीश को कतई तैयार नहीं होती है। हर बात पे चिढ़ भी जाती थी, लेकिन जगदीश कैसे न तैसे भरी अपनी ज़िंदगी वहीं सहना शुरू कर देता है। लेकिन जब कंचन सालोखे को पता चलता है कि इनके बीच अभी भी मोड़ बना हुआ है तो उसी वक्त फैसला लेते हैं। घर वाले लेने के बाद जगदीश को जो होता है अपने ही अपार्टमेंट में 3rd फ्लोर पे अब जाकर इधर जगदीश और साथ में वैशाली को एक नया रूम दिलवा देते हैं और वैशाली जो होती है अपने पति के साथ खूबसूरत ज़िंदगी वहाँ बिताने लग जाती है। सुबह का टाइम होता है, जगदीश सालोखे ड्यूटी पर निकल जाता। पूरा दिन जो होता है वैशाली कमरे में अकेले में पड़ी रहती है और वह दिन भर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जुड़ी हुई पड़ी रहती है। लेकिन जब शाम का टाइम होता है जगदीश कमरे पर लौटता तो देखता वैशाली के कानों में लीड लगा हुआ है, हंस खिलाकर किसी से बात कर रही है। लेकिन जब जगदीश पूछने की कोशिश करता है तो वैशाली जो होती डांट डपाट कर उससे बात पूछवाने के लिए मना भी कर देती, जिसकी वजह जगदीश अब चुप हो जाता है। आगे चलकर यही चुप होने का कारण जगदीश और साथ में वैशाली के लिए एक अहम मोड़ बन जाता है, जिसकी वजह से हर दिन वैशाली और इधर जगदीश के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते और इस तरह झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं कि ना इनके कोई ज़िंदगी में सुधार आने की संभावना बचती है। ऐसे शादी के हुए लगभग जब 3 महीने का वक्त बीत जाता है और तभी ठीक 6 मार्च साल 2019 का ही जैसे शाम का टाइम होता है तो जगदीश सालोखे जो था ड्यूटी से अपने घर अब लौटता है। खाना खाने के लिए बैठता है, लेकिन खाना खाने से पहले इधर वैशाली जो होती खाने में काफ़ी सारे नींद की गोलियां मिला रखती है। लेकिन जैसे खाने का सेवन जगदीश सालोखे करता तो उसी वक्त नींद आना शुरू हो जाता है और जाकर अपने ही बेड पर जगदीश सालोखे जब सो जाता है और जैसे ही अब रात का वही 10:30 बजे के आसपास टाइम होता है तो इधर वैशाली उठती है और अपना ही दुपट्टा लेती है और लेने के बाद जगदीश के गले में लगाकर ज़ोर से खींच लेती, जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए जगदीश वहीं मौत की नींद में अब सो जाता है।
वैशाली एक खतरनाक षड्यंत्र के तहत होता है। इस घटना से बचने के लिए, चोरी का रूप देने के लिए पूरी तरह से साजिश रच लेती है। और जैसे 11 बजता तो उसी वक्त जगदीश के जो मामा होते हैं, जो पास ही रहते हैं, नंदलाल के पास फ़ोन करती है और एक साजिश बहत कहानी उनको सुना जाती है। लेकिन उसी साजिश में वह खुद फंस जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों, पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आते है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता। और पुलिस की जो टीम होती है इधर अब 174 की जो धारा होती है उसको बदल कर धारा 302 के तहत मुकदमा वैशाली के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। और कोर्ट में काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए वैशाली ठाकरे को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।